फ्रेंड्स, पिछले सत्र में हमने संधियों के संबंध में चर्चा की थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में घोषणाओं और एग्रीमेंट्स के संबंध में चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लेखक ओपनहीम का कहना है कि घोषणा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों के लिए किया जाता है और उन्होंने 3 अर्थों में घोषणा शब्द के प्रयोग की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि पहले अर्थ में समझौता बाध्यकारी प्रकृति का सूचक है और इसे दूसरे जो बाध्यकारी समझौते हैं उनसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि 1856 की पेरिस की नाकेबंदी और निषेध से संबंधित घोषणा उतना ही बाध्यकारी समझौता थी जितना एक संधि या कोई अभिसमय हो सकती है। दोनों के मध्य अंतर की दृष्टि से ये कह सकते हैं कि जहाँ संधि या अभिसमय विशेष अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के नियमों की रचना करती है, वहीं घोषणा के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं उसके नियमों को मान्यता प्रदान की जाती है। ओपनहीम ने घोषणा का जो दूसरा अर्थ बताया है उसमें उसने बताया है कि घोषणा का अर्थ है एक पक्षीय घोषणा, यानी एक राज्य दूसरे राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों की रचना करती है। ऐसी घोषणाओं में युद्ध की घोषणा, युद्धमान जो राज्य हैं यानी जो युद्ध में रत राज्य हैं उन राज्यों के द्वारा निषिद्ध वस्तुओं की घोषणा, तीसरे राज्यों द्वारा तटस्थ राष्ट्र बने रहने की घोषणा इत्यादि को इसमें शामिल किया जा सकता है। और घोषणा का तीसरा अर्थ है ऐसी घोषणाओं से जिनमें कोई राज्य अपने अतीत के व्यवहार का स्पष्टीकरण और औचित्य दूसरे राष्ट्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यानी जो इतिहास में उसने कोई व्यवहार किया है तो वह उसका औचित्य दूसरे राष्ट्रों को बताता है और अपने जो भी उसका अभिप्राय होता है उस कार्य को व्यवहार को करने का उसको स्पष्ट करता है। और इस तरह की जो तीनों प्रकार की घोषणाएं हैं कभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते मानी जाती थी और उनके साथ में कोई संधि या अभिसमय को भी जोड़ दिया जाता था और या फिर उन घोषणाओं को किसी संधि या अभिसमय का भाग बना दिया जाता था। घोषणा शब्द का प्रयोग कभी कभी सरकारों के द्वारा किए गए छोटे मोटे समझौतों के लिए भी किया जाता है। अगर पहले से कोई अभिसमय है, उसमें संशोधन करना है या प्रार्थना पत्रों की क्रियान्विति करनी है या फिर जैसे मछली पालन जैसे 2 राष्ट्रों के बीच में कोई नियम या समझौते हों तो उनका नियमन करना हो तो ऐसी घोषणाएं भी नियमन करने के लिए जो घोषणाएं की जाती है तो घोषणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इन घोषणाओं का अनुसमर्थन अनिवार्य नहीं होता है, यानी उस संसद के द्वारा उसका अनुसमर्थन हो उस देश का, ऐसा जरूरी नहीं होता है। दूसरा शब्द है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में समझौता या एग्रीमेंट। घोषणा शब्द का जैसे कई अर्थों में प्रयोग किया गया है, वैसे ही समझौता शब्द का भी कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सामान्य अर्थ में ये माना जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जब मिलते हैं तो वो समझौता होता है। समझौते बाध्यकारी भी हो सकते हैं और अबाध्यकारी भी हो सकते हैं। समझौता शब्द संबंधित पक्षों को कानूनी अधिकार और कर्तव्य सौंपता है और ये बाध्यकारी प्रकृति का होता है, लेकिन संधि की अपेक्षा कम औपचारिक होता है, यानी इसमें फॉर्मेलिटीज कम होती हैं। संधियों की तरह समझौता भी राज्यों के अध्यक्षों, राज्यों या सरकारों के बीच में किया जा सकता है। अपनी सामान्य और व्यापक प्रकृति के कारण समझौता शब्द राज्यों के मध्य
स्थित बाध्यकारी प्रकृति की सहमति को ही व्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पे 14 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ एवं यूनेस्को के बीच में ऐसा ही समझौता हुआ था। 15 दिसंबर 1947 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनेस्को के बीच में, 21 नवंबर 1947 को संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में समझौता हुआ। कभी कभी समझौते दो राज्यों के सरकारी विभागों के बीच में भी संपन्न किए जाते हैं और ये समझौते अंतर्विभागीय समझौते होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन ये भी बाध्यकारी होते हैं। लेकिन ये बात परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कुछ राज्यों का जो संविधान होता है वो सरकारी विभागों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने की परमिशन देता है। ऐसी स्थिति में अगर संविधान सरकारी विभागों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने की शक्ति देता है, परमिशन देता है, तो ऐसी स्थिति में वो समझौते बाध्यकारी होते हैं। समझौतों को जब व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है तो फिर ये समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंग बन जाते हैं। तीसरा जो शब्द है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में वो है विदेशाधिकरण या प्रोटोकॉल। विदेशाधिकरण या प्रोटोकॉल लैटिन और यूनानी भाषा का शब्द है और इसका मूल अर्थ है एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सरकारी अभिलेखों को, डॉक्यूमेंट्स को रखा गया हो। राजनयिक या डिप्लोमेटिक दृष्टि से ये रजिस्टर इस बात का प्रतीक है कि इसमें रजिस्टर में किसी सम्मेलन की कार्यवाही का ब्यौरा या विवरण लिखा गया है या रखा गया है। ये शब्द विदेश मंत्री के सरकारी पत्र व्यवहार में अपनाए जाने वाले तरीके, राजनयिक अभिलेख जैसे संधियां, अभिसमय, घोषणाएं, अनुसमर्थन और प्रत्यय पत्रों आदि का प्रारूप निश्चित करता है। और ग्रेट ब्रिटेन में ये कार्य विदेशाधिकरण और संधि एवं राष्ट्रीय विभागों के द्वारा मिलकर संपन्न किया जाता है। समझौते की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विदेशाधिकरण शब्द ऐसे समझौतों का प्रतीक है जो संधि या अभिसमय से थोड़े कम औपचारिक होते हैं और बहुत महत्व वाले जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। विदेशाधिकरण के माध्यम से बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में संशोधन किया जाता है या फिर उनका समय बढ़ाया जाता है। राष्ट्र संघ जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में कार्यरत था, उसका घोषणा पत्र विभिन्न विदेशाधिकरणों के द्वारा संशोधित किया गया था और द्विपक्षीय संधियों के साथ भी संधि की सहायता या संशोधन या शर्त स्पष्ट करने के लिए विदेशाधिकरण संलग्न किया जाता है। दो या दो से अधिक सरकारों के बीच में किसी विशेष विषय पर सहमति भी कभी कभी विदेशाधिकरण नाम से संबोधित की जाती है और इस दृष्टि से दो राज्यों के बीच में अगर युद्ध विराम हो, पूर्व स्थित संधि के प्रावधानों की कोई व्याख्या करनी हो या एक सीमा को सीमाबद्ध करने के लिए सीमा आयोग के कार्य का अभिलेख रखना हो या राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करना हो या एक संधि को जारी करने के लिए रखने के लिए और या फिर विदेशी सशस्त्र सेनाओं पर फौजदारी क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियमित करना हो, तो इन सब कार्यों के लिए भी विदेशाधिकरणों का प्रयोग किया जाता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।